तो दोस्तों मेरा नाम है उज्जवल शर्मा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें कनाडा में लैंड होते ही कर लेनी चाहिए एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो आज हम बात करेंगे उन सारी चीज़ों के बारे में जो हमें अपने फर्स्ट डे में ही कनाडा में एज सुन एज पॉसिबल लैंड होते ही कर लेना चाहिए। जी पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमें लेना होता है स्टडी परमिट। स्टडी परमिट मिलता कहाँ से है? तो जी स्टडी परमिट मिलता है इमीडिएटली जैसे ही हम लैंड होते हैं। तो हमारा मतलब जहाँ इमिग्रेशन होता है ना, इमिग्रेशन तो आप सभी को पता होगा कि एयरपोर्ट से बाहर जाने से पहले इमिग्रेशन होती है कि हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आप कनाडा में किस बेसिस पे आए हैं, आप यहाँ स्टूडेंट हैं तो कौन से कॉलेज में हैं, कहाँ आप जाएंगे। तो एक छोटा सा इंटरव्यू होता है, तो वहीं आपको अपना स्टूडेंट परमिट लेना है। तो एयरपोर्ट आउट ना करें बिना इमिग्रेशन और बिना अपना स्टडी परमिट लिए। तो पॉइंट नंबर 1 कि भाई अपना स्टडी परमिट लिए बिना बाहर मत जाना। इमिग्रेशन ऑफिस में ही आपको अपना स्टडी परमिट मिलेगा, जो कि डिपेंड होता है कि उस टाइम कितनी भीड़ है, आपके बैच में कितने लोग आए हुए हैं। तो इमिग्रेशन तो सबकी होती है, तो लगभग ऑन एन एवरेज टाइम लग जाता है 15-20 मिनट से लेके 1.5-2 घंटा तक टाइम लग जाता है। इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आपकी फ़्लाइट है दिल्ली टू टोरंटो, पर बीच में आपका स्टे है कनाडा में ही, मॉन्ट्रियल में। तो आपको अपना स्टडी परमिट मॉन्ट्रियल से ही लेना है। तो जहां हम पहले लैंड होते हैं कि कनाडा के अंदर जिस भी सिटी में हम सबसे पहले लैंड होंगे, चाहे उसके बाद हमें कहीं भी जाना हो, तो हमें अपना स्टडी परमिट वहाँ से मिलेगा। तो अपना इमिग्रेशन वहीं होगा। तो याद रखना जहाँ आप पहली लैंड होंगे, चाहे वो वैंकूवर हो, चाहे वो मॉन्ट्रियल हो, चाहे वो टोरंटो हो, कनाडा की पहली सिटी जिसमें आप लैंड होंगे, आपको अपना इमिग्रेशन वहीं पे मतलब वहीं आपका इमिग्रेशन होगा और वहीं से आपको अपना स्टूडेंट परमिट मिलेगा। हाँ जी, अब ले लिया आपने अपना स्टडी परमिट और अब आप जा रहे हैं अपने अकोमोडेशन की तरफ, जहां आपने अपने रहने की व्यवस्था करी है। तो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है कि कैनेडियन सिम की आपको अब बात भी करनी है। तो शुरू शुरू में तो हम इंटरनेशनल मतलब पैकेज लेके आते हैं कॉलिंग वगैरह का, और कुछ बच्चे तो कनाडा की सिम ही इंडिया से ले आते हैं, जो कि बहुत बढ़िया है क्योंकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। और कनाडा अगर आप आके लेते हैं तो आपको 60 और $50 $50-60 आई थिंक एक्टिवेशन फीस पे करनी पड़ती है, जो कि आप इंडिया में ही मंगवाते हैं तो वो आपके पैसे बच जाते हैं। तो और अगर नहीं आप कनाडा की लेना चाहते हैं तो आप अपने किसी भी, या जैसे यहाँ पे इंडिया में कंपनीज होती हैं जियो एयरटेल, यहाँ पे कंपनीज होती हैं रोजर्स, फाइडो, कूडो, वर्जन, इनके मतलब सारी जगह ब्रांचेस होते हैं। आप किसी भी सिटी में मतलब लैंड होंगे या किसी भी सिटी में होंगे तो अपने नियर बाय सर्च कर लीजिएगा और किसी मॉल में चले जाओ, तो वहाँ मतलब आपको सारे मिल जाएंगे नियर बाय जो भी मॉल है। तो वहाँ जो आपको बेस्ट पैकेज मिले जहाँ इंटरनेट का कम डॉलर्स में, तो वो पैक ले लेना। बाकी वो आपको मतलब ऐसे कहेंगे कि भाई फ़ोन भी ले लो, उसके साथ और सस्ता पड़ेगा। बट अगर आपको फ़ोन नहीं चाहिए, आपका फ़ोन चल रहा है, तो मत लेना। सिर्फ अपना मोबाइल रिचार्ज करा लेना जो मतलब सस्ता सा हो और अच्छा खासा इंटरनेट हो, क्योंकि इंटरनेट की आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है कनाडा में। हाँ जी, अब आपने ले ली है अपनी सिम। अब तीसरे नंबर पे मैं ये कहूँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है अपना, आपको लेना है सिन नंबर। सिन नंबर क्या होता है? सिन नंबर होता है सोशल इंश्योरेंस नंबर, जो कि आपको मिलता है सर्विस कनाडा से। सर्विस कनाडा, कनाडा में ऑफिसेज होते हैं कि जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है कैनेडियन गवर्नमेंट। आप किसी भी शहर में हो तो अपने गूगल पर सर्च कर लेना कि सर्विस कनाडा, जो भी नियर बाय ब्रांच हो वहाँ आप चले जाना। और सिन नंबर होता है कि सिन नंबर आपको मिलता है जो कि होता है एक 9-10 डिजिट का नंबर। वो आपको अपने एम्प्लॉयर्स को देना होता है जहां आप काम करते हैं। उसके अलावा किसी के साथ भी शेयर मत करना, वरना उसका बहुत मिसयूज़ हो जाता है। तो वो डॉक्यूमेंट जो आपका होता है वो 10 नंबर, तो वो आपका एम्प्लॉयर रखता है और उस पर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन चढ़ती है कि आप कहाँ काम कर रहे हैं, किस पीरियड पे काम कर रहे हैं, टोटल इस हफ्ते में आपने कितने घंटे काम किया है। तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको भूलें ना। लैंड होती है एज सुन एज पॉसिबल अपना ले लें, मंडे टू फ्राइडे मतलब अपने जो भी आसपास में सर्विस कनाडा है वहाँ जाके, और वो आपको चाहिएगा काम करने के लिए। मिनट का प्रोसीजर है, अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना, क्योंकि पासपोर्ट चेक करते हैं, स्टडी परमिट भी चेक करते हैं और 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका मतलब पोस्टल कोड क्या है, कहाँ आप रह रहे हो फिलहाल, और आपके कौन से कॉलेज में हो। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, मतलब 15-20 मिनट का सारा प्रोसीजर आपको मिल जाएगा। आप वहाँ रिसेप्शन पे जाके कह दें कि मैं जस्ट लैंड हुआ हूँ, मुझे सिन नंबर चाहिए, तो वो आपको मतलब लाइन में लगा देंगे और फिर आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होगा जहाँ आपको सिन नंबर मिल जाएगा। अब आपको जाना है अपने कॉलेज और रिसेप्शन पे जाना है। ओपनिंग आवर्स देख लेना जो भी कॉलेज के होंगे, तो वहाँ रिसेप्शन पे जाके बता देना है कि मैं आपकी कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, मैं लैंड हो चुका हूँ। पूछ लेना आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट है, और उन्हें मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो दिखा देना अपनी वेरिफिकेशन के लिए। और फिर अपने वहाँ से आप ले लेना स्टूडेंट नंबर, जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। जैसे कि यहाँ आके आपको ट्रैवल वगैरह करना पड़ेगा तो आपको बस पास की ज़रूरत पड़ेगी, तो स्टूडेंट डिस्काउंट मिल जाता है तो स्टूडेंट आईडी से, तो वो अपनी आईडी ले लेना।
चीज़ आपको करनी है कॉलेज में ही, तो आपको अपनी हेल्थ इंश्योरेंस की सारी इन्फॉर्मेशन उनसे ले लेनी है। यूजुअली क्या होता है, हम अपने मतलब 2 सेमेस्टर की फीस इंडिया से पे करके आते हैं, तो उसमें हमारा हेल्थ इंश्योरेंस इंक्लूडेड होता है। अपने ऑफर लेटर पे चेक कर लेना और उनसे अपने हेल्थ इंश्योरेंस की सारी डिटेल्स ले लेना, कंपनी नंबर वगैरह और उनके मतलब हेल्पलाइन नंबर वगैरह। तो उनसे कॉल करके अपना हेल्थ इंश्योरेंस एज सुन एज पॉसिबल एक्टिवेट करवा लेना और उनसे पूछ लेना कि आपके हेल्थ इंश्योरेंस में क्या क्या कवरेज है, कितने अमाउंट की कवरेज है, डेंटल कवरेज है और क्या क्या चीज़ों की कवरेज है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हेल्थ इंश्योरेंस अपना एक्टिवेट करा लेना। हेल्थ इंश्योरेंस मतलब उसको बिल्कुल भी लाइटली मत लेना, क्योंकि भगवान ना करे कुछ हो तो हेल्थ इंश्योरेंस आपके काम आएगा और आपका जितना भी अमाउंट होगा तो आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। वरना अगर एक दिन भी आपको हॉस्पिटल में रहना पड़ता है तो $1500 से $2000 लग जाते हैं। तो इट्स वेरी कॉस्टली यहाँ का मतलब मेडिकल सिस्टम है और बहुत घटिया भी है। तो हेल्थ इंश्योरेंस आते ही अपना एक्टिवेट करवा लेना कॉलेज से इन्फॉर्मेशंस लेके। तो हाँ जी, अब आ जाता है पॉइंट नंबर 4 पे। अगर आपको याद हो कि आप इंडिया से आने से पहले अपनी GIC डिपॉजिट कराई थी जो कि थी $10,000, तो भाई अपनी GIC एक्टिवेट करानी है आपको अपने बैंक वगैरह में कॉल करके कि मेरी GIC एक्टिवेट कर दो। उनको अपनी डिटेल्स वगैरह बतानी है जिस भी अकाउंट में आप, तो जिस भी बैंक में अगर आपने कराई थी, स्कोशिया बैंक में या फिर ICICI बैंक में करा के आए थे जो कि टोरंटो में है, तो आपको उनको कॉल करनी है, अपनी GIC एक्टिवेट करवा लेनी है। तो आप जैसे ही GIC एक्टिवेट कराएंगे तो $2000 आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे उसी टाइम। और उसके बाद आपको हर महीने आई थिंक 600 कुछ डॉलर का अमाउंट होता है जो कि आपके हर महीने आपके अकाउंट में आता रहेगा 1 साल तक, मतलब आपके पूरे 10,000 आपको मिल जाएंगे। तो अपने GIC मतलब वाले अमाउंट को बिल्कुल भी यूज़ मत करना मतलब फालतू की चीज़ों के लिए कि आते ही मोबाइल ले ली, कार निकलवा ली। तो भाई GIC अमाउंट को बिल्कुल सेव रखना, आपका बर्डन मतलब कम हो जाएगा बहुत ज़्यादा, मतलब 90% बर्डन कम हो जाएगा। आराम से अपनी जॉब ढूंढना फिर पार्ट टाइम और अपना उससे खर्चा वगैरह चलाना और GIC को बिल्कुल सेव रहने देना। आपको फीस की बिल्कुल टेंशन नहीं होगी, 3rd-4th सेमेस्टर की फीस आपकी बिल्कुल सेव है। तो हाँ जी, अगर आपने मतलब इंडिया से अपना बैंक अकाउंट नहीं खुलवाया होता कैनेडियन मतलब बैंक में, जैसे कि फॉर एग्जांपल GIC आपने ICICI में करवा लिया है, तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपना बैंक अकाउंट खुलवा लो यहाँ के बैंक में जिसमें आपकी डेली ट्रांजैक्शन वगैरह हो और GIC वाला अकाउंट सेपरेट ही रहे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है अगर मैं कहूँ तो भाई आप ही मतलब अपना बैंक अकाउंट खुलवा लो जिस भी बैंक में आपको खुलवाना है, स्कोशिया बैंक में खुलवाना है या किसी और बैंक में खुलवाना है। तो बैंक वहाँ जाओ, अपनी डिटेल्स वगैरह उन्हें दो और आपके बैंक अकाउंट खुल जाएंगे चेकिंग्स और सेविंग्स। तो चेकिंग्स अकाउंट आपका वो होता है कि जिसमें आपके मतलब थोड़े बहुत पैसे रखो डेली ट्रांजैक्शन वगैरह करने के लिए, और सेविंग्स में मतलब सेविंग करो अपनी, जिसमें तो आपके 2 अकाउंट होंगे। और साथ ही में क्रेडिट कार्ड भी वहीं बैठे बैठे अप्लाई कर दो, क्योंकि अगर आपको कनाडा में रहना है तो क्रेडिट कार्ड से ज़रूरी कुछ भी नहीं है। अपनी क्रेडिट हिस्ट्री को बढ़िया मेंटेन करो, होए जितना हो सके क्रेडिट से ट्रांजैक्शन करो, उसकी ड्यू डेट से पहले सारा अमाउंट अपना बैलेंस क्लियर कर दो और इससे आपका क्रेडिट स्कोर मतलब बढ़ता ही जाएगा। और पॉजिटिव का स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप गाड़ी लेंगे आने वाले टाइम में, अपना खुद का घर लेंगे या कुछ भी फ़ोन वगैरह किस्तों पे लेंगे तो क्रेडिट स्कोर आपका चेक होता है। अपना क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर लेना उसी दिन, भूलना मत, ठीक है। करके फिर एज सुन एज पॉसिबल अपनी पार्ट टाइम जॉब ढूंढो और कैसे ढूंढनी है ये मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा और पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा जितना मुझसे हो पाएगा कि कनाडा में लैंड होने के बाद क्या क्या करना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छी लगी हो या कोई भी कमी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट में पूछ सकते हैं बिना हिचकिचाए। एज सुन एज पॉसिबल मैं आपका रिप्लाई करूँगा। आप इंस्टाग्राम पे भी मुझसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं अपने चैनल की लिंक डाल दूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ जल्दी।